स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रिसर्च में। दोस्तों ये भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 भारत की नदियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, या UP SSC का कोई एग्ज़ाम हो, या SSC का, रेलवे का, या UP पुलिस का, इन सब में अगर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो नदियों से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इस लेक्चर को आप जो है कि पूरी ध्यान से देखिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और मैंने जो है नदियों को 3 पार्ट में कवर करने का प्रयास करूंगा, जिसमें ये पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत जो है सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 2 नदी तंत्र को, मतलब यहाँ पे सिंधु की जितनी सहायक नदी हैं और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा विद क्वेश्चन। इस जो है लेक्चर के लास्ट में जो है MCQ क्वेश्चन, सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करिए और अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। और जो इसका दूसरा पार्ट होगा नदियों का, उसमें जो है गंगा नदी तंत्र को कवर किया जाएगा। और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें जो है साउथ की जो रिवर हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन सभी नदियों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए कि आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत नदियों का देश है। यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इनके अपवाह को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला जो इनका भाग है वो है हिमालय का अपवाह, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा 3 मुख्य जो है नदी तंत्र आते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें हम तो उसमें जो है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हिमालय ड्रेनेज सिस्टम या हिमालय अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं अगर, तो हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी टिथिस भूसन्नति में गिरती थी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे टिथिस भूसन्नति क्या है, तो यहाँ मैं आपको जल्दी में थोड़ा सा समझाता हूँ। वैसे ये जो टॉपिक है ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी का है, प्लेट विवर्तनिक क्रिया का है। ये अल्फ्रेड वैगनर जो कि एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक प्लेट टेक्टोनिक थियरी दिया था या प्लेट विवर्तनिक क्रिया दिया था। उसमें जो है यहाँ पे समझाया गया था कि हिमालय, ये पूरी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ, वहाँ से स्टार्ट किया गया है प्लेट टेक्टोनिक थियरी में। और उन्होंने बताया कि जो हमारा पूरा विश्व जो था वो 2 भागों में विभाजित था। एक तो भाग था पैंजिया, और दूसरा भाग था जो जल भाग था, उसका नाम था पैंथलासा। जो पैंथलासा था ये जल भाग था, और जो पैंजिया था ये थल भाग था, ठीक है। थल या स्थल या जमीन, जो जमीन वाला भाग था वो था पैंजिया और दूसरा था पैंथलासा। इसके अंतर्गत जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ये जब पैंजिया 2 भागों में टूट गया, तो आगे यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट बन गए। किसके? इस पैंजिया के जो है 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इन दोनों के विखंडित हो जाने से यहाँ पे जो जिस सागर का निर्माण हुआ उसे ही टिथिस सागर या टेथिस सागर कहा गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है कि टिथिस भूसन्नति में ये नदियां आकर गिरती है। कौन कौन? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। कब? हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व ये सभी, तो ये टिथिस सागर है, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा और आपको अगर बताएं, अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते थे, तो अंगारा लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये जो अंगारा लैंड के पार्ट थे। एशिया में अगर हम बात करें वर्तमान जो भारत की स्थिति है वो अंगारा लैंड का ही भाग था। बट अगर हम यहाँ पे गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये गोंडवाना लैंड का ही भाग था। और जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है ये अफ्रीका से ही कट के बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत जब प्लेट टेक्टोनिक थियरी हुआ तो जो अफ्रीका का हिस्सा था वहाँ से टूट कर ये जाकर इस अंगारा लैंड वाले हिस्से में जाकर लग गया। तो ये जो है कि अगर हम पुराने या प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और अंगारा लैंड में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये सभी अंगारा लैंड के पार्ट थे, ठीक है। और इनके जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी से जब ये एक दूसरे से टूटकर अलग हुए, ठीक है, तो यहाँ पे टिथिस सागर का निर्माण हुआ। वही यहाँ पे दिया है कि हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी टिथिस भूसन्नति में गिरती थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। टिथिस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से वृहत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। फलस्वरूप सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाले वृहत हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप इन्हें पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं या एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझिए कि पूर्ववर्ती नदी है होती क्या है। सबसे पहले जब ये यूरेशियन प्लेट से आकर जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया तो वृहत हिमालय का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो पर्वतों का लेक्चर था वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था कि वृहत हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले वृहत हिमालय का हुआ, फिर मध्य हिमालय का हुआ, उसके बाद शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये तीनों श्रेणियों का निर्माण जो है दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ, ठीक है। तो ये प्लेटें जो है इनके पहले इन नदियों का अस्तित्व था। यहाँ आप देखिए टिथिस भूसन्नति में ये नदियाँ गिरती थी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। जब कोई नदी पहले से फ्लो हो रही हो और वहाँ पे धीरे धीरे पर्वत का अगर निर्माण होता है, उसके बावजूद ये नदियाँ अगर इन पर्वतों को काट कर अपना जो है फ्लो पूर्ववत बनाए रखें, या जैसे पहले फ्लो होती थी वैसे ही अगर बह रही हैं उन पर्वतों को काट कर, तो इस तरीके की नदियाँ को पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ जो हैं एक तरीके से ये पूर्ववर्ती नदी है या एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी इसमें पूर्ववर्ती नदी है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। इन तीन नदियों ने वृहत हिमालय को काटकर खड़ी कगार वाले खड्डों का निर्माण किया, जिसे गार्ज कहा जाता है। जब नदियाँ अपने प्रवाह को पूर्ववत बनाए हुए और हिमालय या किसी भी पर्वत श्रेणी को काटकर बहती हैं तो एक खड्ड का निर्माण करती हैं, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। और जब ये खड्ड जो है पतला और सकरा होता है तो इसे गार्ज कहा जाता है। और जब यही खड्ड जो नदियों द्वारा हिमालय या पर्वतों को काटकर बनाया जाता है, जब ये चौड़ा हो जाता है और गहरा होता है तो इसे कैनियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है गॉर्ज और कैनियन में, ठीक। तो गॉर्ज का जो होता है वो पतला और सकरा होता है, और इसी का बड़ा भाई जो है गहरा और चौड़ा जो होता है नदियों द्वारा जो बनाया जाता है इसे कैनियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंधु जो गॉर्ज है ये जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है, और सिपकिल्ला जो गॉर्ज है ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि ये जो सतलज नदी है ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से, यहाँ से पास में राकस ताल है वहाँ से निकलती है, और ये भारत में जो है ये सिपकिल्ला दर्जे को जो है काट कर यहाँ से हिमाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो दर्रे को काट कर यहाँ एंट्री करती है, यहाँ पे सिपकिल्ला गर्ज का निर्माण करती है कौन, सतलज नदी, ठीक। अगला पॉइंट ये देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोरबा गार्ज ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से फ्लो होते हुए जाती है, यहाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में यंगयापा दर्रे से एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे यंगयापा दर्रे से एंटर करती है और यहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश में ये कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कोरबा गार्ज का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और कोरबा गार्ज का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं।
यहाँ पे अगर सिंधु गार्ज पूछा जाता तो आप सिंपली समझ जाएंगे ये सिंधु नदी द्वारा, और अगर ये पूछा जाता है कि सिपकिल्ला गार्ज तो ये भी आप समझ जाएंगे क्योंकि सिपकिल्ला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला गार्ज सतलज नदी द्वारा बनाया जाएगा। बट अगर कोरबा गार्ज पूछ दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जो नदियां का है ये पश्चिम बंगाल में जो है अपना जल विसर्जित करती हैं, और जबकि अरब सागर में बात करें तो 23% नदियां ही अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, ये इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी। 87% जो है जल विसर्जन अरब जो है बंगाल की खाड़ी में करती हैं। ठीक है, और अरब सागर इधर है, अरब सागर में सिर्फ 23% नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र में अगर हम बात करें तो यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित बोखर चू हिमनद के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है कैलाश मानसरोवर और ये तिब्बत चीन में स्थित है, और यहीं पे जो है बोखर चू हिमनद है। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है किस हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो बोखर चू हिमनद से मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये है सिंधु नदी, यहाँ से एंटर करती है। इसका मैं आपको एक बार फिर से बना देता हूँ, ये सिंधु नदी का फ्लो। आगे देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत उसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, सिगार, कुर्रम, गोमल, काबुल, गिलगित और बोलन आदि नदियां ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए नुब्रा नदी है, ये श्योक नदी है, ये गिलगित नदी है, ये स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इधर देखिए जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह नदी जो है सिंधु नदी बुंजी के पास गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा गॉर्ज तो यही है, बुंजी के पास सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ये कैलाश जो है तिब्बत मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है और ये भारत में दमचौक से एंटर करती है। ठीक है, दमचौक में यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक से एंटर करती है और जो है चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से निकल जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से एंट्री करती है और कहाँ से एग्जिट करती है। तो एंट्री या प्रवेश ये दमचौक से करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 1114 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है ये भारत के अंतर्गत है। ठीक है, वैसे इसकी टोटल जो लेंथ है सिंधु नदी का वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन 1114 किलोमीटर इसका प्रवाह जो तंत्र है वो भारत के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इन पांचों को पंचनद कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख है। ठीक है, ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट के पास से मिलती हैं। ये देखिए सिंधु नदी है और ये है मिठानकोट। ये पांचों नदियां देखिए यहाँ पे, इधर से सबसे पहले है झेलम नदी, उसके बाद से चिनाब नदी, फिर रावी, फिर सतलज, और ये सभी एक पास आके यहाँ मिठानकोट के पास यहाँ पे सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए झेलम नदी है और झेलम नदी यहाँ देखिए वेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, और इसमें आके इसकी सहायक नदी है किशन गंगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी ये जाती है और ये यहाँ पे आके झंग के पास, पाकिस्तान में झंग पड़ता है, वहाँ पे आके ये चेनाब नदी में मिल जाती है। और चेनाब नदी जो है बारालाचला दर्रे से निकलती है और ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये ध्यान रखिएगा, जबकि देखा जाए तो लेंथ में सबसे ज़्यादा लंबा आपको दिखेगा कि सतलज नदी सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, बट ये ध्यान रखिए चेनाब जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, क्योंकि ये देखिए झेलम भी यहाँ पे आके चेनाब में मिलती है, रावी नदी भी चेनाब नदी में आके मिलती है और सतलज नदी भी चेनाब नदी में आके मिलती है। ठीक है, तो ये सभी चेनाब की सहायक हुई और चेनाब जाके सिंधु में मिल जाती है, तो ये सिंधु की सहायक नदी हो गई। तो ये सभी सहायक नदियां हैं सिंधु की, बट याद रखिएगा कि चेनाब सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो चिनाब ही होगा। ठीक है, और यहाँ किशन गंगा याद रखिएगा, ये जो है
झेलम की सहायक नदी है और किशन गंगा नदी को ही नीलम नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें, अगर हम सिंधु नदी मान लीजिए, यहाँ सिंधु नदी जो है कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तो ये इसका फ्लो हुआ। अब इसका ये जो हिस्सा हुआ, इधर का जो पार्ट हुआ, ये इसका दाहिना भाग हो गया। ठीक है, या दायां हिस्सा या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, और इधर जो हो गया ये बायां हिस्सा हो गया या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो दाहिने हिस्से से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है, गिलगित है। ये पूछा जाता है कौन दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और कौन बाईं ओर से। यहाँ देखिए ये श्योक नदी आती है और इसमें आके नुब्रा नदी मिल जाती है। तो ठीक है, तो ये श्योक और नुब्रा ये भी दाएं ओर से सहायक नदी। फिर गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, ये सभी दाहिनी ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज करिएगा, ये हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित ये दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक, और सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। ठीक है, जो दाएं तट पर जो है वो लेह शहर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेह शहर सिंधु के किस, तो ये वहाँ पे दिया रहेगा कि दाएं तट पे, बाएं तट पे, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। बट याद रखिएगा कि लेह जो शहर है ये लद्दाख में पड़ता है और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, और अगर बाएं तरफ की सहायक नदियों में पूछा जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सभी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। देखिए यहाँ पे बाईं ओर की सहायक नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सभी बाईं ओर की हो गई और दाईं ओर में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित हो गई। ठीक, अगला पॉइंट अब देखते हैं हम। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता नदी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनके प्राचीन नाम इन नदियों के। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इनके। ठीक है, तो इन ये मेन है, इनको याद रखिएगा। झेलम का बितस्ता कहा जाता है और ये पीर पंजाल की पदस्थली में स्थित वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के निकट वुलर झील का निर्माण करती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, झेलम नदी आप यहाँ पे देखिए, ये है झेलम नदी। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में निकलती है और यहाँ पे शेषनाग या वेरीनाग झील से निकलती है। और 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, एक तो शेषनाग या वेरीनाग झील से निकलती है और दूसरा पॉइंट ये कि ये पीर पंजाल पर्वत से होकर गुजरती है या पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में होकर जो है ये फ्लो करती है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पर्वतों वाले में बताया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां इधर हो गई। उसके बाद से पीर पंजाल इधर पड़ जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, तो ये सभी, तो यहाँ पे पीर पंजाल जो श्रेणी है यहीं इसके पदस्थली से जो है झेलम नदी निकलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। ठीक, अगला पॉइंट अब हम देखते हैं। यह नदी झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, मतलब इसमें नाव को चलाया जा सकता है अनंतनाग से बारामूला तक। ठीक है, ये पथरीली एरिया इसलिए सभी जगह पे जो है नौकागम्य नहीं होती हैं, इसलिए ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ये नौकागम्य है। तो अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी में ये नौकागम्य है। ठीक है, और ये भारत पाक की सीमा से होकर बहती है। यहाँ पे देखिए, ये है झेलम नदी, यहाँ से और यहाँ तक ये जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर होकर फ्लो होती है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो भारत पाक सीमा से होकर बहती है, आपको ऑप्शन में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास दे देगा, तो ये झेलम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी जो है भारत पाक सीमा से होकर बहती है। अगला पॉइंट देखिएगा, झेलम नदी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पे झेलम नदी आ रही है और ये झंग यहाँ पे पड़ेगा पाकिस्तान में और यहाँ पे आके ये जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए, चिनाब नदी इधर से आ रही है और ये झेलम नदी, तो झेलम नदी आके चिनाब में मिलती है, इसके मतलब जो है झेलम चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, और चिनाब मुख्य नदी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। किशन गंगा नदी या नीलम नदी ये झेलम की सहायक नदी है। पिछले जो मैप था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, झेलम नदी के पास ही यहाँ पे एक सहायक नदी है इसकी, किसकी? झेलम की, जिसका नाम है किशन गंगा या इसे ही नीलम नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में उरी तथा तुलबुल परियोजनाएं स्थित हैं।
उरी और तुलबुल ये दो परियोजनाएं झेलम नदी पर स्थित हैं और जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, चिनाब नदी की बात करें तो इसका पौराणिक नेम या पुराना नाम अस्किनी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, तो चिनाब नदी का जो उद्गम होता है, ये देखिए चिनाब नदी ये रही। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है इसका दो नदियों के रूप में होता है, चंद्रा और भागा नामक। चंद्रा चंद्रताल से निकलती है और यहीं से भागा नदी, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल है। तीन नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है, चेनाब, उसके बाद से चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीन नदियों का उद्गम स्थल यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही है। जबकि पहली जो झेलम है, सिंधु की पहली सहायक नदी, इसका जम्मू कश्मीर से है। बाकी तीन जो हैं चिनाब, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इनका हिमाचल प्रदेश से है। और जो सतलज नदी है इसका तो खैर तिब्बत से है, ये भारत के पार से या पार हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यही चिनाब नदी की बात करें तो बाड़ा लाचला दर्रे से चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है। और ये दोनों जो है दोनों धाराएं चंद्रा और भागा ये केलांग में तंडी के पास मिलती हैं। और चिनाब नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चिनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा इस नदी पर दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं, सभी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब रावी नदी की बात करें तो इसका जो है पुराना नाम पुरुषड़ी था या परुषड़ी। ठीक है, यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये है रावी नदी, यहाँ से निकलती है रावी नदी। ठीक, और ये आगे आके चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी रोहतांग, ये जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, चंबा घाटी से होकर बहती है। रावी नदी पर चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा थीन बांध या रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है, पंजाब की सीमा पर स्थित है और ये रावी नदी पर ही स्थित है। रावी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम की 724, यानी कि झेलम और रावी नदी की जो लेंथ है वो लगभग समान ही है। ठीक है, और लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। एक हिस्टोरिकल पॉइंट ये है कि लाहौर सेशन जो 1929 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के तट पर ही हुआ था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। तो ये एक हिस्ट्री का पॉइंट है, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये भी आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से वैसे भी कंफर्म हो जाएगा कि रावी नदी के तट पर ही लाहौर शहर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाहौर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चमेरा परियोजना जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। बाकी सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक पॉइंट ये भी आप, सिंधु समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये 1960 में हुआ था। ठीक है, इस समझौते के अनुसार ऊपर की जो तीन सहायक नदी हैं सिंधु की, सिंधु और झेलम और चिनाब, ठीक है, इन तीन नदियों का पानी, इन तीन नदियों के 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारत को मिलेगा इस समझौते के हिसाब से। और नीचे की जो तीन नदियां हैं कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, इसका जो है इन तीन नदियों का पानी ये 80% इंडिया को और 20% पाकिस्तान को जाना था, ऐसा इस समझौते में तय किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम ब्यास नदी की बात करते हैं। तो ब्यास नदी का जो पुराना नाम था वो था बिपाशा। ठीक है, यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और इसका पुराना नाम बिपाशा है। ठीक है, तो सभी व से ही स्टार्ट है, व्यास, बिपाशा और ब्यास कुंड। ठीक है,
और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप। यह नदी कुल्लू कांगड़ा घाटी से होकर बहती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसी की जो लेंथ है सबसे कम है पांचों सहायक नदियों में। अगर हम बात करें तो सबसे कम लेंथ जो है वो ब्यास नदी की ही है, और ब्यास नदी ही एक नदी है जो कि भारत में ही निकलती है और भारत में ही जो है ये मिल जाती है सतलज नदी में। यहाँ पे देखिए पंचनद की यह एकमात्र नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, और जहाँ पे ये हरिके नामक स्थान पे मिलती है वहीं पे एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये हरिके बैराज से निकाली गई है और हरिके बैराज वही जगह है जहाँ पे ब्यास और सतलज नदी का संगम है, या ये दोनों नदियाँ आकर यहीं पे हरिके बैराज नामक स्थान पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है जिसके पीछे एक जलाशय है जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर जलाशय है। ठीक है, पोंग बांध और पंडोह बांध ये ब्यास नदी पर है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध और पंडोह बांध ये ब्यास नदी पर है। ठीक है, और पोंग बांध के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर जलाशय। अब हम सतलज नदी की बात करते हैं। इसका पुराना नाम सतुद्री है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। ठीक है, तो राकस ताल से सतलज नदी या सतलुज नदी निकलती है। इसका पुराना नाम सतुद्री है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है जो हिमालय को काटकर सिपकिल्ला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से जो है ये भारत में एंटर करती है। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार नदी है। 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे दिया गया कि हिमालय की सभी श्रेणी, हिमालय की सभी श्रेणी से तात्पर्य ये है कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, एक तो वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो इन तीनों श्रेणियों को काटने वाली नदी को अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है या हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो वो नदी सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा इसे। और अगला दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी हिमालय पार नदी है। हिमालय पार नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो उद्गम है वो राकस ताल ये तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास, जहाँ से ये इसी तिब्बत से 3 नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं। एक तो सिंधु नदी, दूसरा ये सतलज नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तीनों तिब्बत से ही निकलती हैं, तो इसलिए इसे हिमालय पार नदी कहा जाता है। हिमालय पार इसी को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जस्ट ये ही हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर जो है फ्लो करती है और गॉर्ज का निर्माण करती है, इसलिए इसे हिमालय पार नदी कहा जाता है या ट्रांस हिमालयी नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल डैम में अगर बात की जाए सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध तो वो भाखड़ा बांध ही है। ठीक है, और ये सतलज नदी पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे एक झील बनी है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है इस जो है जलाशय का नाम। आप भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों अलग अलग हैं। भाखड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पे, जबकि नांगल बांध भी सतलज नदी पर है, लेकिन जो नांगल बांध है वो पंजाब में पड़ता है और भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। दोनों को कंबाइंड कहीं कहीं लिखा रहता है कि भाखड़ा नांगल बांध ये सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। अभी जो आपने देखा ये पूरा सिंधु नदी तंत्र जो है समाप्त हुआ। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं और इसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी
ये सभी एक पूर्ववर्ती नदी हैं। जैसा कि बताया, ये हिमालय को काट कर जो है गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं और फ्लो होती हैं अपने पूर्ववत स्थिति में, इसीलिए इसे पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर की लंबाई है, जबकि भारत में 916 किलोमीटर की लंबाई है। वहीं पे अगर सिंधु नदी का हमने देखा 2880 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जबकि 1114 किलोमीटर वो उसका फ्लो जो है इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, अगला पॉइंट अब हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है कैलाश पर्वत के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेमा युंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, और राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इन तीनों का उद्गम कैलाश पर्वत के समीप जो है होता है, और लेकिन तीनों का अलग अलग हिमनद है। बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी, राकस ताल से सतलज नदी और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो 4 देशों में, चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश। बेसिन की जब कहीं पे बोला जाए, इसका मतलब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर, ठीक है, जो एक फ्लो सिस्टम का निर्माण करती हैं, उसे ही बेसिन कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ये 4 देशों में, चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में इसका फ्लो होता है। जबकि सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका फ्लो चीन, भारत और बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये सिक्किम हो गया, सिक्किम के पास यहाँ पे जो है ये भूटान देश है। ठीक, तो एक भूटान हो जाए, दूसरा चीन और भारत, और यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। ठीक, 4 देशों में इसका बेसिन पाया जाता है, फ्लो सिस्टम है इसका। ठीक है, इसकी सहायक नदियों का विस्तार है। अब हम इसके नामों की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा, आप, इंपॉर्टेंट है। चीन या तिब्बत, क्योंकि जो है ये तिब्बत पहले अलग हुआ करता था, लेकिन उसे चीन ने कब्जा कर लिया है, तो अब तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है। तो इसे तिब्बत या चीन में सांगपो या यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता था। हालांकि अगर मेनली देखें तो सांगपो नाम ये तिब्बती नाम है इसका। ठीक है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, और यारलुंग जांगबो ये चीनी नाम है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग नाम से जाना जाता है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम, जो इसका असली नाम है वो ब्रह्मपुत्र, ये असम में ही है। ठीक है, बाकी जगह इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि अरुणाचल में दिहांग है, तिब्बत में सांगपो है, चीन में यारलुंग जांगबो है, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अब, ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बारवा पर्वत से यू टर्न लेकर यांग्यापा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए, ये है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेकर, और ये है यांग्यापा दर्रा। ठीक, यांग्यापा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो भारत में ये यांग्यापा दर्रे से प्रवेश करती है। जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो सतलज नदी भारत में सिपकिल्ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, और दमचौक के पास से यहाँ पे सिंधु नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा पर्वत के पास यांग्यापा दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं तट की सहायक नदियों की बात करें। देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये इसका फ्लो सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है और यहाँ इसका मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसलिए इसका अगर दायां भाग बात किया जाए तो ये इसका दायां हो गया, और इधर के ये जो हिस्सा है ये बायां है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि बाईं तट की सहायक नदियों की बात करें तो ये हो गया बायां तट इसका। ठीक, तो बाएं तट की सहायक नदी में ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका बायां तट हो गया और ये दाहिना हिस्सा हो गया। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर। ठीक, तो बाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग और लोहित, ये पासी घाट के निकट अरुणाचल प्रदेश में आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। ये देखिए, दिबांग नदी है और ये लोहित नदी, ये पासी घाट के निकट अरुणाचल प्रदेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं।
और भी इसकी जो है बाईं तरफ की सहायक नदी है, जैसे कि धनसिरी है, कपिली नदी है। तो ये देखिए ये है धनसिरी, ये लैशांग पर्वत चोटी नागालैंड से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र की बाईं तट की सहायक नदी है। और कपिली भी इसकी बाईं तट की सहायक नदी। इसी तरीके से बराक नदी भी इसकी बाईं तट की सहायक नदी है, हालांकि आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। अगला पॉइंट देखते हैं। अब दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट, ये देखिए दाहिना तट हो गया, इधर सुबनसिरी, संकोश, पुथीमारी, मानस, कामेंग और तीस्ता, ये सभी इसके दाएं तट की सहायक नदी हैं। यहाँ देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नदियों को नहीं दिखाया है, मेन नदियों को दिखाया है, क्योंकि अगर सारी नदियों को दिखाऊंगे तो यह फ्लो सिस्टम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ मेन नदियों को ही दिखाया। यहाँ पे देखिए सुबनसिरी, ये इसकी दाएं तट की सहायक नदी है, फिर मानस है और तीस्ता है। और भी नदियाँ हैं, जैसे कि संकोश दिया गया है, कामेंग नदी दिया गया है। ये जो कामेंग नदी है इसको जो है अरुणाचल में कामेंग और असम में जिया भरेली नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मानस नदी, पुथीमारी नदी, तीस्ता नदी, ये सभी इसके दाएं तट की सहायक नदी हैं। यहाँ देख लीजिए दाएं तट ये है सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ठीक है। और ये जो पद्मा दिखाया है ये गंगा नदी है। गंगा नदी इधर से आती है और बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है, ठीक है। और जबकि हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना नदी पड़ जाता है, ठीक है। और जमुना और पद्मा, इन दोनों की जब धारा आके बांग्लादेश में एक साथ मिलती है तो इसकी कंबाइंड जो फ्लो है उसे मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो मेघना कब इसे कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी को ही मेघना कहा जाता है, लेकिन जब इसमें गंगा और जमुना इन दोनों के जल आकर मिल जाते हैं तो उसे मेघना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराक नदी आकर मिलती है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों की अगर हम बात करें तो डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सभी जो शहर हैं ये ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित हैं। सुबनसिरी नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और ये दाएं तट की नदी है, ठीक, और दाएं तट की भी नदी है और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए ये, अगर यहाँ पे इस मैप में थोड़ा सा बहुत ही कंजस्टेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये सुबनसिरी नदी, ठीक है। ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है और ये आके यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए फ्लो करती है। तो ये सुबनसिरी नदी जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, संकोश नदी। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। संकोश नदी, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाते हुए कौन सी नदी फ्लो करती है? तो वो नदी संकोश नदी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर यहाँ पे जो है ये पश्चिम बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल राज्य हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है असम शुरू होता है, तो असम और ये जो इसकी सीमा, इसकी सीमा से होकर फ्लो करती है कौन सी नदी? संकोश नदी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेन रिवर का फ्लो है और यहाँ पर अगर ये अलग अलग धाराओं में बट जाती है, ठीक है, नदी, और आगे आकर फिर जो है ये मिल जाती है और फिर एक फ्लो सिस्टम होता है। यहाँ पे जो स्थल भाग का निर्माण होता है, ठीक है, इसी को जो है द्वीप कहा जाता है। जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भाग होता है उसे द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदियों द्वारा अगर जिस द्वीप का निर्माण किया गया है वो सबसे बड़ा माजुली है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम पर स्थित है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप इसे। अगला पॉइंट देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया। ढोला सादिया इसका पुराना नाम था, इसे नया जो है भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है इसका नाम। तो ये जो है भारत का सबसे लंबा जो है ये पुल है और इसकी जो लेंथ की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पुल लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी को ही खूनी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लाल मिट्टी के क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने के कारण इसका जो कलर है वो रेड कलर एकदम खून जैसा हो जाता है, इसलिए लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। और इसी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका या ढोला सादिया ब्रिज बना है, ठीक है। और ये जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे।
अगर आगे हम बात करें अब तीस्ता नदी की, तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। 315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम की बात करें तो अलग अलग बुकों में ये 3 तरीके का, कहीं पे इसे पहुनारी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर या चोलामू झील, इन तीनों जगह से इसका उद्गम स्थल शो किया गया है, इसलिए तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। कहीं कहीं के मेनली जो है क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका उद्गम स्थल, तो वहाँ पे चोलामू झील दिया है, कहीं पे जेमू ग्लेशियर दिया है और पहुनारी ग्लेशियर दिया है। ठीक है, ये तीनों है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये देखिए तीस्ता नदी है और ये सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है चोलामू झील या जेमू ग्लेशियर से। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। यहाँ देखिए बांग्लादेश की यहाँ बॉर्डर से फ्लो होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है तीस्ता नदी। और एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, तीस्ता नदी विवाद की अगर हम बात करें, तीस्ता नदी विवाद की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, तीस्ता नदी विवाद। ठीक है, इसके पानी को लेकर विवाद है, तो वो याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य है। ठीक है, तो वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, इतना बस आप याद रखिएगा। तीस्ता की अगर सहायक नदी की बात करें तो ये रंगीत है। ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो सिक्किम के रंगोथ हिमनद से होता है। तीस्ता नदी भी सिक्किम से उद्गम होता है। इसकी जो सहायक नदी है रंगीत, इसका भी जो है रंगोथ हिमनद सिक्किम से ही उद्गम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम मानस नदी का 1-2 पॉइंट देखते हैं। मानस नदी की अगर बात करें तो इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यह नदी असम के जोगी गोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, मानस नदी यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अक्सर पूछा जाता है कि भूटान की सबसे बड़ी नदी या भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे देखिए ये है भूटान। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नदी आ रही है यही है मानस नदी। ठीक है, ये सुबनसिरी नदी है और इसके साथ यहाँ पे ये जो दिखाया गया जो भूटान से होकर फ्लो हो रही है ये है मानस नदी। ठीक है, आई थिंक आप खुद समझ में आ गया होगा। और मानस नदी जो है ये एक घाटी का यहाँ पे निर्माण करती है जहाँ पे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये असम में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तिब्बत के पठार से इन दो सहायक नदियों का उद्गम होता है, एक तो मानस का, एक सुबनसिरी का। इन दोनों का तिब्बत के पठार से उद्गम होता है। ठीक है, तीस्ता का उद्गम सिक्किम के अंतर्गत जेमू ग्लेशियर से होता है। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। अभी तक जो है पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट कवर किया जा चुका है अच्छे तरीके से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी तंत्रों को, उनके सहायक नदी तंत्रों को और किन किन जगहों से, किन किन दर्रों से होकर फ्लो होती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अभी ये MCQ क्वेश्चन ये आप एक बार देखिए, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो पोंग बांध जो है, पोंग बांध और पंडोह बांध ये दोनों ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। मैंने आपको इसे बार बार बताया कि पीर पंजाल जो है यहाँ से झेलम नदी निकलती है, इसकी पदस्थली से होकर गुजरती है झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी है जो शेषनाग या वेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, शेषनाग और वेरीनाग झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग वेरीनाग झील से निकलती है या फिर ये पीर पंजाल की पदस्थली से होकर फ्लो करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, तो मैंने इसे भी आपको बताया था, सतलज नदी है। हिमालय की सभी श्रेणियों का मतलब बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इन तीनों श्रेणियों को काटती है, वो है सतलज नदी। ठीक है, तो ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अभी मैंने थियोरी में कवर नहीं किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यंगयापा दर्रे से प्रवेश करती है, जबकि सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है और सिंधु नदी दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से भारत में निकल जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं। सबसे पहले ये समझिए, चंद्रा और भागा दो नदी स्रोतों का अलग अलग उद्गम होता है और ये दोनों आगे जब मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ता है चिनाब नदी। ठीक है, तो पहले तो ये चंद्रा और भागा ये चिनाब नदी से संबंधित है
अब ये पूछा जा रहा है ये किस क्षेत्र में होकर बहती हैं, तो ये लाहौल जो है ये जगह है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से होकर फ्लो होती है लाहौल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था झेलम को छोड़कर, झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, बाकी चिनाब, रावी और ब्यास, इन 3 नदियों का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। 3 नदियों का उद्गम जो है चिनाब, रावी और ब्यास, इनका हिमाचल प्रदेश से होता है, और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, राकसताल से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, इन सभी का जो है भारत में है, बट सतलज नदी का उद्गम स्थल ये तिब्बत के राकसताल से होता है। तिब्बत चीन में स्थित है और वहीं पे जो है राकसताल है, उसी ताल से इस नदी का उद्गम होता है, और ये भारत में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है, इसलिए ये नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। बाकी ब्यास, चिनाब और रावी, इन तीनों नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। अभी आपने जो है सहायक नदियों वाले जो मैप था उसमें वहां पे देखा होगा, ध्यान है अगर आपको है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी मैंने आपको बताया है ये असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशन गंगा एक सहायक नदी है? तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, और इसे ही नीलम नदी भी कहा जाता है। किशन गंगा नदी को ही नीलम नदी कहा जाता है, और ये झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं, लेह शहर जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो मैंने आपको बताया है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु नदी ये ऐसे फ्लो होती है, और यहाँ पे जो दाहिना तट है इसका, यहाँ पे लेह शहर स्थित है। अगला देखिए, कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किस प्रदेश में बनाया जाता है? तो कोरबा गार्ज ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, ठीक है। सिंधु गार्ज सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता था, ये सभी मैंने आपको तीनों गार्ज को बताया था। वहाँ पे सिपकिल्ला गार्ज जो है सतलज नदी द्वारा बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, और कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है, और तिब्बत और चीन में शांगपो या यारलंग जांगबो नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं पे ये पद्मा जो है ये गंगा का नाम है। कहाँ पे? जब बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब दोनों की धारा आकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ती है तो उसका नाम मेघना पड़ता है, ठीक है। और जमुना नाम ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में होता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम ये असम में है, और दिहांग इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में है, और चीन और तिब्बत में इसे सांगपो या यारलंग जांगबो नाम से जाना जाता है। मैं सो बार बार पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर ये वीडियो आप एक बार फुल कंसंट्रेशन से देखते हैं और एक बार नोट्स बना लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम हो गए या यूपी पुलिस के एग्जाम हो गए, उन सभी पे फोकस करिए। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको हेल्प करेंगे, जरूर से जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको सभी कुछ नदियों का जो है पुराना नाम बताया था। तो वितस्ता ये झेलम का पुराना नाम है, ठीक है। चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी। रावी का परुषड़ी है, रावी का पुराना नाम परुषड़ी है। व्यास का विपाशा है, व्यास का पुराना नाम विपाशा है। सतलज का पुराना नाम सतुद्री है, सतलज का पुराना नाम सतुद्री है, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बहने वाली किस नदी को खूनी नदी की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो ये उस क्षेत्र में जो लाल मिट्टी का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए इसका जो रंग हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है। ये नदी है लोहित नदी, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से होकर फ्लो होती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसे ही खूनी नदी की संज्ञा दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है। श्योक ये सहायक नदी है, झेलम भी है, कोसी ये इसकी सहायक नदी नहीं है क्योंकि कोसी ये गंगा की सहायक नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है, यही सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, चिनाब, श्योक, ये सभी कुर्रम, गोमल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो सुबनसिरी नदी है, जो कि दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, मानस नदी है, कामेंग नदी है, महानंदा नदी, सुबनसिरी। तो महानंदा नदी जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। महानंदा नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के तकरीबन इसका फ्लो होता है महानंदा नदी का। ठीक है, और ये गंगा की सहायक नदी है, जबकि सुबनसिरी ये सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग नदी इसे जिया भरेली नदी के नाम से भी जाना जाता है। मानस नदी ये भूटान की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सियांग, तिरप, कामेंग किस राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर सियांग, तिरप के बारे में नहीं जानते, बट ये कामेंग के बारे में आप जानते हैं, इसे जिया भरेली नाम से जाना जाता है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में और जिया भरेली असम राज्य में इसका नाम है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में होकर ये तीनों नदियां फ्लो होती हैं और ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी देखिए यहाँ पे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा गया है। ठीक है, तो ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको लगेगा कि सतलज नदी का लेंथ ज़्यादा है सतलज नदी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से कन्फर्म आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए अपने। चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना ये रावी नदी पर है। ठीक है, रावी नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आप हमारे अगले लेक्चर का वेट करिएगा। इसका नदियों का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें गंगा नदी तंत्र को कवर किया जाएगा और तीसरे पार्ट में जो है साउथ के जितने भी नदी तंत्र हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करिए, आपको जैसा भी लग रहा है इस लेक्चर के बारे में वैसा कमेंट करिए, ताकि हम समझ सकें आपको कि और क्या मैं इस लेक्चर के अंतर्गत और क्या कर सकता हूँ जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।